सही एज होती है टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के लिए। हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ टर्म इंश्योरेंस। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंश्योरेंस क्या है ये समझाया, साथ ही इंडिया के स्टैटिस्टिक्स को भी समझा कि कितने परसेंट लोग किसी भी इंश्योरेंस को बाय करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स, टर्म इंश्योरेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और एंड में हम समझेंगे कि कौन टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो कुल मिलाकर हमारे पास 9 टाइप्स है लाइफ इंश्योरेंस के। हर एक टाइप के बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, तो स्क्रीन पर मैं जो स्क्रीनशॉट्स डालूंगी उससे आप रीड कर इस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप है टर्म इंश्योरेंस, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आने वाले वीडियोस में भी डिटेल में टर्म इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसके बारे में भी मैं किसी वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगी, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है। थर्ड है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। फोर्थ है एंडोमेंट प्लान्स। फिफ्थ है मनी बैक पॉलिसी। सिक्स्थ है होल लाइफ इंश्योरेंस। सेवेंथ है ग्रुप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एट्थ है चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स एंड नाइन्थ है रिटायरमेंट प्लान्स। तो ये है टोटल लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स। इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं। एक प्लान के बारे में समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना। अभी हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड प्रीमियम रेट। यानी टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, साथ ही इसकी जो प्रीमियम होती है वो फिक्स्ड हो जाती है जिस साल आप इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं। यानी जिस साल आप इंश्योरेंस बाय करेंगे वही प्रीमियम आपको पूरे पीरियड तक पे करनी है। ये प्रीमियम रेट वैरी नहीं करता। दूसरा पॉइंट है इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, द नॉमिनी ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड गेट्स द टोटल पे आउट और बेनिफिट। The benefit can be paid out of as a lump sum payout or a combination of lump sum and monthly payout or only as a monthly payout। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो पर्सन इंश्योर्ड होता है उनकी उस टर्म में डेथ होने के बाद नॉमिनी को लंप सम अमाउंट मिल सकती है, या फिर मंथली बेसिस पर अमाउंट मिल सकती है, या फिर पार्शियली भी हो सकता है कि थोड़ी अमाउंट लंप सम मिल गई और उसके बाद मंथली पे आउट के बेसिस पर उन्हें पेमेंट की जा सकती है। चलिए देखते हैं टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, डेथ के वजह से जो एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है फैमिली में, उसको फुलफिल करने के लिए टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही इसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम टर्म इंश्योरेंस के साथ अलग अलग राइडर्स भी परचेज कर सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, ऑप्शन टू इंक्रीज डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। ऐसे अलग अलग हम राइडर्स भी परचेज कर सकते हैं। हम मेडिक्लेम के साथ ही राइडर्स परचेज करते हैं, लेकिन एक अच्छी सजेशन है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें इसी के साथ राइडर्स भी परचेज करने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कम प्रीमियम में अच्छे राइडर्स मिल जाते हैं जिसका कवरेज भी अच्छा खासा होता है। साथ ही यहाँ पर हमें टैक्स बेनिफिट होता है। हम इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, 80D एंड 80DD। तो यहाँ पर हमें एक टैक्स बेनिफिट भी है जिससे हम क्लेम कर सकते हैं हमारे टैक्स फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे हमें टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए और किस से बाय करना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो पॉइंट्स मैं अभी आपको बता देती हूँ, जिससे आप खुद की तैयारी में भी लग जाएंगे कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है। तो फर्स्ट पॉइंट है टोटल पे आउट ऑफ ईच प्लान, ये आपको चेक करना है। सेकेंड पॉइंट है प्रीमियम अमाउंट प्लान फॉर डिजायर्ड टोटल पे आउट, यानी जितनी आपको प्रीमियम देनी है एज कम्पेयर टू आपके पे आउट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी टर्म ऑफर्ड, कितनी मैक्सिमम टर्म आपको मिल रही है
पॉलिसी में जब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं बचता है तब तक के लिए ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद के पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस का कोई यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी उस कंपनी ने कितने लोगों के क्लेम्स को सेटल किया है उतना ही ज्यादा उनका क्लेम रेशियो भी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है राइडर्स ऑफर्ड विद द प्लान। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्लान्स के साथ राइडर्स भी ऑफर करते हैं, तो उन राइडर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एडिशनल राइडर्स कौन से आप ले सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको स्टडी करने के बाद, जिनको चेक करने के बाद ही आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को चूज करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता ही दूंगी कि कौन सी कंपनी बेस्ट है इन पैरामीटर्स के बेसिस पर, लेकिन तब तक के लिए आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स है टर्म इंश्योरेंस को अप्लाई करने से पहले। पहला पॉइंट है सिटीजनशिप। इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन अभी एनआरआईज को भी इंश्योरेंस मिल सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल चेकअप। इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी खुद से ही रेफर करती है कहाँ से हमें मेडिकल चेकअप करना चाहिए, या फिर हम खुद से अपने फैमिली डॉक्टर से भी चेकअप करवा सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। जो भी आपको डिसीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो डिस्क्लोज करना ही चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर प्रॉब्लम आती है और कंपनीज क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है अगर आपने फॉर्ज किए हो, कोई भी डिसीज को छुपाया हो तो। थर्ड पॉइंट है कि क्या आप स्मोकर हैं। स्मोकर और नॉन स्मोकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको यस आई एम अ स्मोकर करके टिक करना है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रीमियम स्मोकर के कंपैरिजन में कम होगी। लेकिन जो स्मोकर्स है वो प्रीमियम के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन मत बताइएगा, क्योंकि बाद में आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी पूरी चेकअप होने के बाद ही कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पैसे आगे भेजती है। अगर आपके लंग्स में स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा और आपके फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, लाइट बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आप पैन कार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट है एज प्रूफ, यहाँ पर आप आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके साथ आपको आपके रीसेंट फोटोग्राफ लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आपको आपका बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर प्ले स्लिप दिखानी पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉय है, यानी आप सैलरीड पर्सन है। यानी आपकी सैलरी और इनकम के ऊपर डिपेंडेंट सर्वाइव कर रहे हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर बाय करना चाहिए। कि सैलरी या इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए, उसी के बाद आप टर्म इंश्योरेंस बाय करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस कब बाय करना चाहिए, क्या सही एज होती है टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के लिए? मेरा ओपिनियन है कि जैसे ही आप जॉब करने लग जाते हैं, आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। भले ही आपका कवर छोटा होगा, इनिशियल डेज में सैलरी कम होने के वजह से आपको बड़ा कवर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको कम प्रीमियम में एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। और जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है कुछ साल में, तो आपको दूसरा टर्म इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए एक अच्छे कवर के लिए। आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा इस प्रीमियम के कंपैरिजन में, लेकिन आपका कवर की साइज़ भी बढ़ेगी क्योंकि आपकी सैलरी कुछ सालों में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। अगर आप जल्दी इंश्योरेंस बाय करने लग जाते हैं तो आपको प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस को बाय करने के पीछे आपका एकमेव रीज़न होना चाहिए कि आपके बाद आपके ऊपर जो डिपेंडेंट्स बचते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए आपके गुजरने के बाद। तो ये थी पूरी जानकारी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ से हमें टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहिए, कौन से इंश्योरर है मार्केट में, उनको
अच्छे से कंपेयर करेंगे, जो मैंने पहले पैरामीटर्स बताए हैं उनके बेसिस पर उन्हें जज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए।